जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हिंदी बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने इस क्लास से पहले पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत दो भागों में हमने बांटा था वर्णमाला को, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हम लोगों ने पहली क्लास में स्वर को पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं स्वर से, हमने उन सबको आपको पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ने के बाद आप चाहे लूसेंट की किताब ले लीजिएगा, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की, या भी हिंदी की कोई भी पुस्तक आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग उसके प्रश्न सॉल्व करिएगा। अगर मेरे वीडियो से एक भी प्रश्न आप लोग नहीं बना पाते हैं तब फिर उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी। आप लोग पूछिएगा, सर यहाँ से प्रश्न आया और हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन वर्णमाला से रिलेटेड होना चाहिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत समय ना लेते हुए। हमने स्वर को पढ़ लिया है, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब व्यंजन को हम लोग पहले इसके पार्टों में विभाजित करेंगे। पहले समझ लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जब तक हम इसमें स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए हमको क्या बोलना है, का, पा, चा, कुछ भी जैसे हमें बोलना है, तो जब हम इसमें जब तक इसके नीचे हलंत का ऐसे चिन्ह नहीं लगता है तब तक ये वर्ण क्या होता है, पूरा होता है, इसमें स्वर जुड़ा होता है। जब हम इसको अलग करेंगे तो का प्लस आ, ये देखिए इसमें स्वर छुपा हुआ है। जब हम इसको अलग करेंगे तो का के नीचे हलंत लगा देंगे। इसी प्रकार पा प्लस आ, चा प्लस आ, यानी अब ये साफ हो गया है कि जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न कहाँ से देखने को मिलते हैं? सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं उच्चारण स्थान से, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होगा, तो हम लोग उसे समझते हैं। जैसे जैसे का वर्ग है। अब का वर्ग के मतलब का वाली लाइनों में जितने भी पांचों वर्ण आते हैं, जो पांचों वर्ण आते हैं वही क्या कहलाते हैं, का वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ककहरा आप लोगों को आता ही होगा, का, ख, ग, घ और अंग। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार चा वर्ग। अब देखिए चा वर्ग के लिए क्या आता है, च, छ, ज, झ और अइया। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसी तरह टा वर्ग। टा वर्ग में जैसे क्या क्या आता है, ट, थ, ड, ढ और एण। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी तरह ता वर्ग, इसका क्या होता है? ता, थ, द, ध और न। इसका दंत। इसी तरह पा वर्ग, प, ह, ब, भ और म। इसका ओष्ठ होता है। अब जैसे पा वर्ग है, मान लीजिए जब तक इन पांचों वर्णों का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे होंठ जो हैं वो एक दूसरे में मिलेंगे। जैसे पा, जब तक ये दोनों होंठ एक दूसरे में नहीं मिलेंगे तब तक हम पा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पापा, देखिए दो बार होंठ मिल रहे हैं एक दूसरे से, पापा। जैसे फाफा, मऊ, यानी फाफा जब आप बोलते हैं तो इसका उच्चारण देखिए होंठ मिलते हैं। इसी तरह हम लोग पहचान लेंगे। अब देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। अब इन पांचों वर्गों के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब यहां से प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में खूब देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन।
अब देखिए ये 2500 क्या हो गए स्पर्श व्यंजन। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे 25 होती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डा है और ढा है इन्हें क्या बोलते हैं, ड और ढा, इन्हें क्या बोलते हैं, डा और ढा को बोलते हैं उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन, डा ढा को क्या बोलते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन। और यहाँ पे जो पांचवा वर्ण है इन पांचों का, ये अंगा, अया, अड़, न और म, इन्हें क्या बोलते हैं, नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण। अब ये नासिक के वर्ण क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे नाक से आवाज निकलती है, जैसे न, अंगा, अया, इस तरह से हमारे नाक से आवाज निकलती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं। उसके बाद क्या बचता है देखिए, य, व, रा और ला, इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे जो या और वा है इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। अब भैया अर्ध स्वर क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए जरा सा। अर्ध स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लिखते हैं जैसे महिलाएं, महिलाएं, एक तो ये महिलाएं हो गया, कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा महिलाएं, तो ये दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। इसीलिए एक ही स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे वाका भी इसी तरह होता है और याका भी इसी तरह होता है। मैं आपको बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा छोटी सी कक्षा में, जिसको आप लोग बड़ी से बड़ी कक्षा में और बहुत अच्छी अच्छी बातें जान सकते हैं। ये आप लोगों को आज तक कोई नहीं बताया होगा या वा का प्रयोग ए में क्यों करते हैं, क्योंकि ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं। इसी प्रकार रा को हम क्या कहते हैं, रा और ला के भी कुछ नाम हैं अंतस्थ व्यंजन के अलावा। मान लीजिए आपसे पूछ ले पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, आजकल इसी तरह प्रश्न आते हैं। ये नहीं आता कि टा का उच्चारण स्थान बता दीजिए, ये पूछते हैं लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, ये सब आजकल आते हैं। तो रा का उच्चारण स्थान अंतस्थ होगा, और पार्श्विक वर्ण अगर पूछ ले किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं, रा को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन या तो पार्श्विक वर्ण। इसे क्या कहते हैं, एक नाम इसका और है प्रकंपित, प्रकंपित, ये प्रकंपित वर्ण। अब इसी तरह ला का भी नाम है, ला का क्या नाम है, ये ला का भी नाम आप लोग जानते हो तो बताइए। ला को शायद ये बोलते हैं लुंठित वर्ण बोलते हैं, रा को, रा को क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोलते हैं, मुझे भी भूल गया था। अब ला को बोलते हैं क्या, पार्श्विक वर्ण। ये इसके हो गए क्या डिवाइडेशन। अब बचा क्या हमारा, सा बचे, सा वाला, स, स, स और हा, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इनका एक नाम है क्या है, इन्हें बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ता है, तो इनका एक नाम और क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। ये देखिए आजकल प्रश्न इसी से आते हैं, अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न आते हैं। लुंठित वर्ण क्या है, प्रकंपित वर्ण क्या है, पार्श्विक वर्ण क्या है, ये सब आते हैं प्रश्न। ये नहीं पूछता है कि चा का उच्चारण स्थान बताइए। अब थोड़ा सा लेवल हाई होने लगा क्योंकि ये सभी लोग पढ़ लेते हैं। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्या बचे हैं अभी, संयुक्त व्यंजन बचे हैं। क्या बचे हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, स्रा, सा, छ, त्र और ज्ञ। ये चार क्या हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार। कौन कौन से, स्रा, छ, त्र और ज्ञ, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है।
परीक्षा में प्रश्न में ये भी आ जाता है कि किसके योग से कौन सा वर्ण बनता है। तो देख लीजिए, स्रा से क्या बनता है, स्रा और रा। ये पहला वाला वर्ण जो होगा ये क्या होगा, आधा होगा, हमेशा आधा होगा, और बाद वाला क्या होता है, पूरा होता है। परीक्षार्थी यानी परीक्षक जो होते हैं वो इसको पूरा लिखेंगे, इसको आधा कर देंगे, लेकिन नहीं, पहले वाला क्या होता है, आधा, और बाद वाला पूरा होता है। इसी तरह छा का देख लीजिए कैसे बनता है, छा बनता है का और सा के योग से। ये सा पूरा होगा और का क्या होगा, का होगा आधा, यानी हलंत लगा हुआ। इसी तरह त्रा को देख लीजिए, त्रा कैसे बनता है, त्रा आप लोग जब बोलेंगे ता की ध्वनि निकलेगी और रा की, ये। इसी तरह इसे क्या बोलते हैं, ज्ञा नहीं बोलते हैं, ज्ञा से ज्ञानी नहीं बोलते, ज्ञानी क्या बोलते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञानी। तो ज्या से आवाज करते जब आप लोग बोलते हैं, ज्ञा नहीं बोलते, गा का प्रयोग नहीं, ज्ञानी। तो क्या निकलता है, जा और इया, ये इसके योग से हो गया, संयुक्त वर्ण हो गए। अब हम लोग समझते हैं जरा सा इनको हम कितने पंक्तियों में, एक बार टीजीटी पेपर में पूछा था कि हम व्यंजनों को कितने पंक्तियों में लिखते हैं, इतने गुण प्रश्न आ गए थे। आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम लोग वर्णमाला को कितने पंक्तियों में लिखते हैं, 7 पंक्तियों में। ये प्रश्न आया था टीजीटी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, व्यंजनों की संख्या 33। कौन कौन से व्यंजन हैं, 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, ये हो गए क्या 25, प्लस उसके बाद क्या है, अंतास्थ व्यंजन कितने हैं, 4। उसके बाद क्या है, ये हैं संघर्षी व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन, ये कितने, 4। देख लीजिए कितने हो गए, 33 हो गए। व्यंजनों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ा जाता व्यंजनों की संख्या में, क्योंकि ये 2 व्यंजनों की सहायता से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजनों में नहीं जोड़ा जाता है। अब हम लोग जोड़ लेते हैं पूरे वर्ण कितने हो गए हैं। कल हमने आप लोगों को स्वर पढ़ाया था। अगर आपसे पूछ ले वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, तो आप लोग समझिएगा वर्णों के प्रकार। अब इसका हम लोग डिवाइडेशन करते हैं जब, तो देखिए कैसे हम लोग इसको विभाजित करेंगे। पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे, स्वर पढ़े थे। स्वर में ही हम लोग क्या पढ़े थे, अयोगवाह पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, ये व्यंजन। उसके बाद व्यंजन की ही अंतर्गत जो स्पर्शी होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, उच्छिष्ट व्यंजन। और उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा, ये 4 हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए इसको जब हम लोग बांटते हैं तो स्वर के कितने भेद, स्वर को मैंने कल कितना बताया था, 11 होते हैं। और अन्न आहा जो है वह क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह कितने, 2। उसके बाद व्यंजनों की संख्या भी हमने आप लोगों को कितनी बताई है, 33 यानी 33। उपक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से, डा और ढा, ये क्या हो गए उपक्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 11 2 13, 13 और 33 46, 46 2 48, 48 4 52। अब मान लीजिए वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला की ये 5 प्रकार होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, 52 वर्ण आते हैं। अब हम लोग इसको और बांटते हैं, जहां यहाँ से भी प्रश्न खूब देखे जाते हैं। जैसे यूपी बीएड की परीक्षा जब भी होती, कभी भी, मतलब हर साल ही होती है, लेकिन अल्प प्राण, महाप्राण, अयोगवाह, घोष, अघोष, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं यूपी बीएड की परीक्षा में। तो हम लोग अब इसको बांटते हैं किसमें, अल्प प्राण, महाप्राण के माध्यम से, यानी प्राण वायु के माध्यम से, प्राण वायु के माध्यम से आधार पर लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग बांटते हैं जब, तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला भेद अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसके 2 भेद होते हैं।
अल्प प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण में जिसके बोलने में थोड़ा सा समय लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। और क्या आता है? अब देखिए अल्प मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा ज्ञान जो होता है वो हमेशा क्या होता है? खतरनाक होता है। इसको हम लोग समझेंगे। अल्प मतलब छोटा, छोटा मतलब क्या होता है? विषम। विषम का मतलब होता है कौन? 1 3 5। विषम का मतलब 1 3 5। 1 3 5 यानी 135। 135 से हम लोग याद करेंगे क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब 1 3 5 मतलब का, तीसरे वर्ण पर गा और पांचवें वर्ण पर अंगा। इसी तरह सभी वर्णों के चा यानी 1 3 5 यानी 135 नंबर पे जो आएंगे वो सब क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और क्या आता है इसके अंतर्गत? अंतस्थ। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। महाप्राण को हम जो लोग देख लेते हैं जल्दी से। अब बचा क्या? 2 और 4 बचे। 24 नंबर को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इसमें ऊष्मीय व्यंजन भी आते हैं। यहाँ अंतस्थ हो गया तो यहाँ क्या बचा? ऊष्मीय व्यंजन बचे। अब एक और बचा है आप लोगों को भी, जहां से प्रश्न आते हैं उसको भी देख लीजिए। हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार। इसके कितने भेद? इसके भी 2 भेद होते हैं। घोष वर्ण, इसे क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं इसे। इसी प्रकार यहाँ पे अघोष वर्ण। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक बताऊंगा। जैसे क्या होता है, इसकी ट्रिक है, लिखिएगा। डॉक्टर घोष 345 नंबर मकान में सभी अंतस्थ व्यंजनों के साथ रहते हैं। ये आप लोगों की क्या है? ट्रिक है। इस तरह से नहीं भूलेगा। मैं भी इसी तरह याद किया हूं, नहीं तो भूल जाता था पहले, अब कभी नहीं भूलता। डॉक्टर घोष 345 नंबर मकान में सभी अंतस्थ व्यंजनों के साथ रहते हैं। यानी डॉक्टर घोष से हम लोग याद करेंगे घोष है। घोष को सघोष भी कहते हैं। 345 मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी गा, घा और अंगा, चा, छा और अइया। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कौन कौन से? या, वा, रा और ला। और इसी के साथ क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर। और यहाँ पे अब क्या बचा? दूसरा वर्ण बचा और चौथा वर्ण बचा। जो बचा वही क्या हो जाएंगे? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये हो जाएंगे। यानी खा हो जाएगा और हो जाएगा घा। और इसमें क्या आते हैं? ऊष्म आते हैं। ऊष्म का हा इसमें आता है और बाकी सभी इसमें आते हैं। तीनों सा, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, सब इसी में आते हैं। ये हो गई आप लोगों के वर्णमाला चैप्टर। आज से खत्म होता है। और यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और किताबों से क्वेश्चन भी करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड वाले बच्चों के लिए कल से या हो सकता है आज से ही एक रीजनिंग का टीचर लाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से सर पढ़ाते हैं। उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आप लोग उनसे रीजनिंग समझिएगा, जो आपकी बीएड कक्षा में बहुत ही सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों।